लाइफ की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है। कैसे एक म्यूचुअल फंड उसको पूरा कर सकता है? लाइफ साइकिल फंड ऐसा फंड होता है कि आपकी एज एंड आपके गोल के हिसाब से वो इक्विटी एंड डेट इधर से उधर करता है। कि ये इक्विटी, एज और रिस्क का मतलब क्या इनका आपस में इफेक्ट होता है एक दूसरे पे? जैसे मान लीजिए एक 25 साल का लड़का मेरे पास आए, उसका जो इन्वेस्टिंग होराइजन रहेगा इट विल बी फॉर 10, 15, 20 ईयर्स। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की एज 70 ईयर्स है, वो प्लानिंग कर रहा है अपने बच्चों की या बच्चों के। करेक्ट। अगर आप देखेंगे आजकल मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो लास्ट 20-25 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई। लाइफ साइकिल फंड सबके पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए। तो फिर इस केस में क्या होगा अगर कोई अपनी लाइफ के लेट स्टेज में उसको ऑप्ट करता है? मान लीजिए किसी के पास एडवाइजर नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट फंड है, जो बेस्ट कैटेगरी ऑफ द फंड है वो लाइफ साइकिल फंड है। हेलो एवरीबॉडी, हाय। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपके बच्चों की शादी, इनफैक्ट आपकी शादी भी कोई एक शख्स आपको करके दे दे, तो आप नहीं मानेंगे ना कि भाई मेरे काम कोई और क्यों करेगा। बट म्यूचुअल फंड्स आपके सारे काम कर देते हैं। और एक और बड़ी बात है, म्यूचुअल फंड्स भी नहीं, सिर्फ एक ऐसा म्यूचुअल फंड आ गया है मार्केट में जो आपकी पूरी लाइफ की प्लानिंग कर देगा। आपको जब शादी करनी है, पैसे चाहिए, उस फंड के पास रहेंगे। आपके पास अगर बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, उसके लिए कॉर्पस चाहिए, उस फंड में आप जा सकते हैं। इसके अलावा रिटायरमेंट, यानी कि अगर आप 25 साल की उम्र से निवेश शुरू करते हैं, कितने साल बाद आपका रिटायरमेंट आएगा, वो भी वो फंड आपको करके दे देगा। आप सोच रहे होंगे ये कैसा जादुई फंड है, वो भी सिर्फ एक फंड। वेल, इस नई कैटेगरी का नाम है लाइफ साइकिल फंड्स। अभी अभी सेबी का इनको अप्रूवल मिला है, एक दो फंड्स मार्केट में आ भी गए हैं। किस तरीके से काम करते हैं, आपके लिए कैसे यूजफुल हो सकते हैं, और क्या सिर्फ एक लाइफ साइकिल फंड आपके पोर्टफोलियो में आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा? तो इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, बिग वॉलेट प्राइम वेल्थ के सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर धर्मेंद्र पांडे। हेलो सर। बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए दिव्या जी। सबसे पहले तो सर, लाइफ साइकिल फंड, लाइफ की प्लानिंग बहुत बड़ी होती है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। कैसे एक म्यूचुअल फंड उसको पूरा कर सकता है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी। उसके बाद आपकी पर्सनल जर्नी पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन क्योंकि मैंने इसी से शुरुआत करी अपनी बातचीत की, व्हाट इज लाइफ साइकिल फंड, डेफिनेशन क्या है? आप ऐसा समझ लीजिए कि लाइफ साइकिल फंड, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो जो पहले हम लोग कार यूज़ करते थे, मैनुअल कार यूज़ करते थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। अभी आजकल ऑटोमेटिक कार आ गई है। तो लाइफ साइकिल फंड ऐसा फंड होता है कि आपकी एज एंड आपके गोल के हिसाब से वो इक्विटी एंड डेट इधर से उधर करता है। जैसे अगर आपकी एज कम है तो इक्विटी पोर्शन ज़्यादा होगा, अगर आपका डेट ज़्यादा है दैट मीन्स आपके एज जो है ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप गोल के नज़दीक जाते हैं, लाइफ साइकिल फंड ऑटोमेटिकली आपके एज एंड रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो इधर से उधर इक्विटी से डेट करता है। ठीक है। और अगर ये चीज, मतलब मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई लैंग्वेज में, सरल भाषा में हमारे दर्शक समझना चाहें कि ये इक्विटी, एज और रिस्क का मतलब क्या इनका आपस में इफेक्ट होता है एक दूसरे पे? इक्विटी ज्यादा अगर एज कम है तो एज ज्यादा है तो इक्विटी कम, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में, तो लॉन्ग टर्म में पैसा ज़्यादा बनता है, ये आपने देखा होगा। वहाँ पे रिस्क जो लेवल है टाइमिंग के हिसाब से वो कम हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी की अगर मान लीजिए एज ज़्यादा है, तो उस समय आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए एक 25 साल का लड़का मेरे पास आए और बोले मुझे कि प्लानिंग करनी है, तो उसका जो इक्विटी एक्सपोजर रहेगा, ऑब्वियसली रिस्क एक पार्ट है जो कि हम पूछेंगे उसकी थिंकिंग क्या है, कैसे है। लेकिन अगर आप देखेंगे उसका जो इन्वेस्टिंग होराइजन रहेगा इट विल बी फॉर 10, 15, 20 ईयर्स, राइट। बट अगर कोई 45-50 ईयर्स में अगर मेरे पास आता है, बोलता है कि मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो ऑब्वियसली ही इज नियरिंग टू रिटायरमेंट। वहां पे क्या होगा कि आपका जो डेट पोर्शन है इट विल बी मोर, ताकि आपको पोर्टफोलियो को एक रीबैलेंस करने का टाइम मिले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे अगर मैं आपकी पर्सनल बात करूं, आपकी कंपनी बिग वॉलेट प्राइम वेल्थ, अभी कितना एसेट आप मैनेज कर रहे हो? देखिए, हम लोगों ने नवंबर 2000 मैंने ये जो कंपनी चालू किया नवंबर 2022 में, फोकस ये था कि इट शुड बी 100% क्लाइंट सेंट्रिक। क्लाइंट को ट्रांसपेरेंसी के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है, ताकि हम उनको, जो क्लाइंट को एक्चुअली गोल अचीव करके दे पाए। तो 270 करोड़ प्लस एसेट अंडर मैनेजमेंट in last 3 years we have created, and our focus is not only asset under management ही बढ़ाना है। हमारा मेन फोकस है कि क्लाइंट अपने गोल तक कैसे अचीव कर पाए। क्योंकि अगर आप आज मार्केट में जाएंगे तो
मार्केट देख करके, अगर मार्केट बहुत अच्छा है पीपल विल इन्वेस्ट, अगर मार्केट खराब है, वॉर चल रही है, तो पीपल विल रिडीम द अमाउंट। उस समय क्या होता है कि मार्केट टाइमिंग हिसाब से पीपल यूज टू गो फॉर द टाइमिंग, उसमें रिटर्न्स नहीं बनता है। तो हमारा मेन पर्पज ये है क्लाइंट की गोल के हिसाब से लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करना और उनके गोल को अचीव करना। ठीक है, मतलब धंधा बढ़ाना इज नॉट द मेन फोकस। द मेन फोकस है कि जितने क्लाइंट है मेरे पास वो सेटिस्फाइड रहे, उनका गोल अचीव हो जाए। अब आप ऐसा सोचिए कि 3 साल में 270 करोड़ प्लस एवीएम बनाना, ये दर्शाता है कि हम कितने क्लाइंट के कितने भरोसेमंद हैं। तो उस भरोसे को और आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आपके पास जितने क्लाइंट्स आते हैं मेजरली जो एज ग्रुप होता है क्या होता है, मतलब यंग इन्वेस्टर ज्यादा आते हैं? देखिए, इट्स अ मिक्स ऑफ क्राउड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी की एज 70 ईयर्स है, वो प्लानिंग कर रहा है अपने बच्चों की या बच्चों के। करेक्ट, ऐसे भी होता है। जैसे किसी का कोई ग्रैंडफादर है, ग्रैंड मदर है, दे यूज्ड टू कम फॉर रिटायरमेंट, दे यूज्ड टू कम फॉर किड्स प्लानिंग, कि अगर उनके एजुकेशन के टाइम पे कुछ पैसा लगने वाला, धर्मेंद्र आज से एसआईपी स्टार्ट करते हैं। अगर आज से आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए उसकी एज 5 साल की है, दैट मीन्स ही इज अ माइनर, राइट? मतलब उसकी दादी आती है आपके पास, राइट, मेरे पोते के लिए। करेक्ट। तो पेरेंट्स भी आते हैं, तो इट्स अ मिक्स क्राउड, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। और मैं हमेशा फोकस करता हूं एज अ बिग वॉलेट कि आपका गोल बेस्ड प्लानिंग इज द बेस्ट प्लानिंग। अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसे भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं या फिर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, जो अपने इंडिविजुअली अपने पार्टनर के अलावा मतलब बच्चों की भी प्लानिंग कर रहे हैं। करेक्ट, ताकि वो आने वाले टाइम में उनका वेल्थ ज्यादा क्रिएट हो पाए। अगर आप देखेंगे आजकल मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो लास्ट 20-25 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू कहां से कहां चली गई। अगर आप कोई इंडेक्स की बात करें तो 17-18% का इंडेक्स रिटर्न दे रहा है, और जब भी कोई इक्विटी में आता है तो हम ये बोलते हैं लॉन्ग टर्म में 12% प्लस रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट, बट शॉर्ट टर्म में इट्स अ वोलेटाइल मार्केट। तो आप मार्केट टाइमिंग करने आएंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। अगर आप मार्केट में बने रहेंगे, डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, फोकस करेंगे, आपका वेल्थ क्रिएशन कैसे होगा, तो आप सारे गोल अचीव हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, चलिए अगर मैं 2 एग्जाम्पल लेके आपसे पूछूं, सपोज कोई पेरेंट्स आए हैं, अपना भाई 5 साल का बच्चा है उनका, और उसके लिए उन्हें एक म्यूचुअल फंड लेना है। सपोज पहले तो चिल्ड्रन फंड्स भी थे, अब शायद उनको जो है सेबी की तरफ से हटा दिया गया है कि अब वो नहीं रहेंगे, रिटायरमेंट प्लानिंग फंड्स, बेसिकली सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स थे। लाइफ साइकिल फंड एक कैटेगरी आ गई। सपोज एक पेरेंट्स आ जाए अपने 5 साल की बेटी के लिए कि मुझे एक लाइफ साइकिल फंड लेना है, किस तरीके से उनकी प्लानिंग होनी चाहिए म्यूचुअल फंड्स को लेकर, या फिर उसे एक पर्टिकुलर फंड को लेकर? क्या वो एक ही फंड उनकी बेटी के लिए काफी रहेगा कुछ साल के लिए, उसके बाद वो अपनी इन्वेस्टमेंट खुद कंटिन्यू कर लेगी? और एक आता है शख्स जो 35 साल का है, सपोज उसे लाइफ साइकिल फंड लेना है, तो दोनों का मतलब मैप कैसे अलग अलग होगा, दोनों का रूट कैसे अलग होगा? देखिए, अगर आज कोई आदमी 35 ईयर्स का मेरे पास आया और मुझे बोले कि मुझे लाइफ साइकिल फंड ही लेना है, मैं उनको ये बोलूंगा लाइफ साइकिल फंड सेबी ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि ये जो एक कैटेगरी है वो पेंडिंग था। अभी लाइफ साइकिल फंड आने से क्या हो जाएगा, अगर आपकी एज बढ़ रही है, ठीक है, दैट मीन्स यू आर नियरिंग टू रिटायरमेंट और अचीविंग द गोल, तो आपका वहां पे इक्विटी पोर्शन कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई कम एज पे आता है एंड ज्यादा एज पे आता है, तो जो लाइफ साइकिल फंड है वो ऑटोमेटिकली इट विल बी चेंजिंग, राइट? पहले क्या होता था कि एक्टिव फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते थे, आप डिसाइड करते थे कि फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, प्रोडक्ट बास्केट बहुत बड़ा है, तो आप डिसाइड करते थे कि आपको इक्विटी में कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि, या सारे व्यूअर्स को राय दूंगा कि अगर किसी की एज 35 है और कोई माइनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहा है, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट है टाइम होराइजन के हिसाब से, जरूरी नहीं कि आप 100% लाइफ साइकिल फंड ही आप डालिए पैसा। आप क्या करिए कि 45 to 50% यू कैन इन्वेस्ट इनटू लाइफ साइकिल फंड, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। लेकिन बाकी की जो 45 to 50% है, यू इन्वेस्ट एज पर योर डिस्क्रिप्शन कि आपको कितना पैसा बना। क्योंकि जैसे एग्जांपल, अगर कोई बहुत एग्रेसिव बंदा है, 35 ईयर्स में आ रहा है, अगर वो लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट करता है, तब तो वो डिपेंडिंग अपॉन गोल एंड आपका एज, उसके हिसाब से इक्विटी कम हो जाएगा। बट अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, तो उसके लिए फंड है एक्टिव फंड, जो कि बहुत सारे फंड आज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आने वाले 1 से 2 महीनों में आप देखेंगे बहुत सारे लाइफ साइकिल फंड आ जाएंगे। अभी फिलहाल एक ही फंड लॉन्च हुआ है लाइफ साइकिल फंड के ऊपर। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा भी है, क्योंकि कैटेगरी का नाम ऐसा है, कैटेगरी का स्ट्रक्चर मतलब फंड का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप एज के हिसाब से
आपकी लाइफ साइकिल के हिसाब से वो इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर जैसे जो कमोडिटीज उनका एलोकेशन चेंज करता रहता है। तो क्या मतलब कोई यंग इन्वेस्टर को ही लाइफ साइकिल फंड के लिए ऑप्ट करना चाहिए, या फिर जो लोग क्लोज टू रिटायरमेंट है, या फिर मान लीजिए मिड एज के, सपोज 45-50 के अराउंड है, रिटायरमेंट में 10-15 साल रह गए, उनके लिए भी ये फंड ठीक हो सकता है? देखिए, ये जो लाइफ साइकिल फंड है ये सबके लिए अच्छा है। पहली चीज तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म को दर्शाता है कितना इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आज मैं एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करूं, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, वहां क्या होगा कि मुझे एलोकेशन टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। उसमें टैक्सेशन भी एक पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो फंड के अंदर ही है, जो टैक्टिकल कॉल्स है फंड मैनेजर मार्केट के हिसाब से लेता है, बट अदर देन टैक्टिकल कॉल्स आपकी एज एंड गोल के हिसाब से डिसीजन होता है। तो जनरली आप पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए, और लाइफ साइकिल फंड सबके पोर्टफोलियो का पार्ट होना ही चाहिए। सबके पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है। तो फिर इस केस में क्या होगा, अगर कोई अपनी लाइफ के लेट स्टेज में उसको ऑप्ट करता है, फिर वो कैसे मतलब उसकी लाइफ ट्रैक करेगा, या फिर उसकी फाइनेंशियल गोल्स को ट्रैक करेगा? सपोज लिया ही तब हमने फंड जब हमारे 2 गोल बचे हैं, बस बच्चे की शादी और रिटायरमेंट, फिर? देखिए, लाइफ साइकिल फंड अगर 2 गोल बचे हो चाहे 5 गोल हो, आप लाइफ साइकिल फंड बिल्कुल ले सकते हैं। और लाइफ साइकिल फंड का बात इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि वो किस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में है और कितना वो एक्सपोजर ले सकते हैं। वैसे भी स्काई इज द लिमिट। अगर आपको 45 to 60% या 70% आपको लाइफ साइकिल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप कितना रिस्क ले सकते हैं? जैसे एग्जांपल, अगर आज कोई 70 ईयर्स का आदमी आए मेरे पास और वो बोले कि आई हैव इनफ मनी, ठीक है, और वो बोले कि मैं ये जो वेल्थ क्रिएट करना चाहता हूं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, तो आप अगर वो सामने से वो बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा एक्टिव फंड चाहिए, फ्लेक्सी कैप चाहिए, लार्ज कैप चाहिए, आई डोंट वांट टू बी इनटू डेट फंड जहां पे रिस्क लेवल कम हो, तो जनरली ये डिपेंड करता है कि एक इंसान कितना रिस्क ले सकता है और उसके हिसाब से उसको रिवॉर्ड बनता है। ठीक है, तो मतलब अपने पोर्टफोलियो में एक लाइफ साइकिल फंड 40% काइंड ऑफ एलोकेशन उसका, उसके अलावा अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अग्रेसिव इन्वेस्टर हो। राइट। दिव्या जी, अगर आप एक चीज देखेंगे तो लाइफ साइकिल फंड जो कॉन्सेप्ट है ना, डेवलप इकोनॉमी बहुत ज्यादा आया। क्यों आया? क्योंकि वहां पे क्या है ना कि अगर आप देखेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं मोस्टली एडवाइजर के थ्रू करते हैं। अपने इंडिया में भी आप धीरे धीरे देखिए लोग एडवाइजर के पास जा रहे हैं, तो जो एक प्लान होता है उनके गोल के हिसाब से एडवाइजर बना के ले लेते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी के पास एडवाइजर नहीं है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट फंड है, जो बेस्ट कैटेगरी ऑफ द फंड है वो लाइफ साइकिल फंड है। क्योंकि आपको वहां पे जा करके कंटिन्यूअसली हर 2-5 साल पे आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्लस टैक्सेशन का भी एक पार्ट है, अगर आप बार बार चेंज करेंगे, रिडेम्पशन, ये वो दुनिया भर की चीजें हैं। तो मेरा ये मानना है कि जिसके पास कोई एडवाइजर नहीं है, एडवाइजर नहीं चाहता है, तो वो लाइफ साइकिल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है। और जो लाइफ साइकिल फंड के अंदर जो एलोकेशन होता है, जिसकी हम बात ही कर रहे हैं कि इक्विटी कब बढ़ाना है, घटाना है, डेट कब कितना एक्सपोजर चाहिए, गोल्ड सिल्वर का कितना चाहिए, ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होता है? मतलब फंड मैनेजर का रोल क्या है फिर इसमें? राइट। देखिए, एक तो ये पूरी तरीके से आप बोल सकते हैं कि ऑटोमेटिक होता है, लेकिन ना एक टैक्टिकल कॉल फंड मैनेजर लेता है। अगर मार्केट की सिचुएशन ऊपर नीचे है उसके हिसाब से वो टैक्टिकल कॉल लेता है। बट लाइफ साइकिल जो फंड है वो इन्वेस्टर की एज एंड गोल के हिसाब से डिपेंड करता है। एक चीज और सर, क्योंकि एक तो हमारे पास मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है जो बीते 1 साल में बहुत ज्यादा चर्चा में भी आया जब से गोल्ड सिल्वर बढ़े, क्योंकि उनमें इक्विटी भी एक्सपोजर होता है, इसके अलावा गोल्ड सिल्वर का भी होता है, अलग अलग एसेट क्लासेस का होता है। लाइफ साइकिल फंड भी आ गया, उसके बाद अब एएमसीज उसको लेकर आ रही हैं। एक कैटेगरी हमारे पास फ्लेक्सी कैप फंड की, जो इक्विटी के अंदर ही बहुत सारे कैप्स में इन्वेस्ट करती है। अगर कोई इन्वेस्टर जो बहुत ज्यादा अपनी रिसर्च नहीं लगाना चाहता, बार बार रिव्यू और रीबैलेंसिंग उसको नहीं करनी है, क्या अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ ये 3 फंड वो रख सकता है? एक लाइफ साइकिल, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। ठीक है, पहले चीज तो इन तीनों फंड को समझ लेते हैं। लाइफ साइकिल फंड जैसा मैंने बताया कि आपकी एज और गोल के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड फंड पे आते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। लास्ट 2 सालों में मल्टी एसेट कैटेगरी की तरफ इन्वेस्टर का झुकाव बहुत रहा है, क्योंकि रीजन इज वेरी सिंपल, कमोडिटी हैज गिवन वेरी गुड रिटर्न्स, राइट। तो इसीलिए अगर देखा जाए तो लास्ट 2 सालों में मल्टी एसेट कैटेगरी बड़ा अच्छा इन्वेस्टर ने पैसे बनाए वहां पे। फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है वो प्योरली
इक्विटी ओरिएंटेड फंड है जिसमें 70-75% फंड मैनेजर लार्ज कैप रखता है एंड रिमेनिंग 25-30% डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन फंड मैनेजर ऊपर नीचे करता है। तो ये जो 3 फंड है ये किसी भी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकता है, लेकिन उसको अपना पोर्टफोलियो एक बार रिस्क एपेटाइट क्या है वो देख लेना चाहिए और आप किस पर्टिकुलर एज ब्रैकेट में हैं वो देखने के बाद तीनों फंड किसी भी पोर्टफोलियो में हो सकता है। ठीक है, किसी भी पोर्टफोलियो का पार्ट हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एसआईपी वर्सेस लमसम इन्वेस्टर की, खास करके लाइफ साइकिल फंड में अगर हम देखें, इसमें एसआईपी स्टार्ट करना ज्यादा बेहतर रहता है या फिर अगर किसी के पास इकट्ठा पैसा है अच्छे खासे अमाउंट में तो वो इकट्ठा पैसा इसमें डाल दें? देखिए, लाइफ साइकिल फंड में आप एसआईपी भी कर सकते हैं और आप लमसम भी कर सकते हैं। एसआईपी करने से फायदा क्या है? पहली चीज तो एसआईपी डिसिप्लिन्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड कैटेगरी, करेक्ट। उसके साथ के साथ आप जो है अपनी प्लानिंग कर रहे हैं गोल के हिसाब से और आपके एज के हिसाब से चेंज होगा। तो मैं अगर किसी को बोलूं अगर आज किसी के पास 100 रुपए है, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप 100 रुपए पूरा का पूरा लाइफ साइकिल फंड में डालिए, पूरा का पूरा आप फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप में आप डालिए। आप अपने हिसाब से आप एक प्लान कर लीजिए कि कितना परसेंटेज आप रिस्क ले सकते हैं। बट 45-50% पीपल कैन इन्वेस्ट इनटू साइकिल फंड, ओके, एंड रिमेनिंग अमाउंट ही कैन डिसाइड। ठीक है, अपने हिसाब से वही जो हम बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं पर्टिकुलरली लाइफ साइकिल की बात करूं, रिटायरमेंट प्लानिंग, जो एक दो गोल्स हम सबके ही होते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गया, बच्चे की हायर एजुकेशन हो गया, उसकी शादी हो गई, इनके अलावा भी किसी गोल के लिए क्या ये फंड ठीक है? मतलब अगर किसी को कुछ टाइम बाद प्रॉपर्टी लेनी है, रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट करना है, घर खरीदना है अपने लिए, तब भी क्या लाइफ साइकिल फंड उसके लिए ठीक चॉइस हो सकता है? बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि देखिए गोल कुछ भी हो सकता है। रिटायरमेंट भी हो सकता है, चाइल्ड एजुकेशन भी हो सकता है, किसी का घर खरीदने का हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो जो लाइफ साइकिल फंड है ऑब्वियसली इसमें जैसा मैंने आपको बोला इक्विटी पोर्शन रहेगा। तो अगर किसी की एज बहुत ज्यादा वो है, मान लीजिए 55-60 ईयर्स के आसपास है और उनका गोल है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में मुझे लेना है घर, तो वो अपनी एलोकेशन एक बार पहले जांच लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। बट लाइफ साइकिल फंड कोई भी ले सकता है, किसी भी गोल के लिए ले सकता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसे निवेशक भी है जिनको अवॉइड करना चाहिए इस कैटेगरी को? बिल्कुल यस। देखिए, जो इंसान बहुत एग्रेसिव है और जिसको लगता है कि वो खुद से एलोकेशन कर सकता है कि मैं बहुत एग्रेसिव रिटर्न बनाना चाहता हूं, उसके लिए लाइफ साइकिल फंड एक छोटा सा पार्ट हो सकता है। बट रिमेनिंग जो पोर्शन है ही कैन इन्वेस्ट इनटू एक्टिव मैनेजमेंट फंड। ठीक है, एग्रेसिव मतलब एग्रेसिव इन्वेस्टर है, मतलब नेचर में एग्रेसिव की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज और सर, एक सवाल और है मेरा कि अगर कोई निवेशक, जैसे कि आपने बोला भी कि 30-40% लाइफ साइकिल फंड आपके पोर्टफोलियो में जगह ले लेगा, उसके अलावा इक्विटी फंड्स में आप जा सकते हैं, वही अग्रेसिवनेस पे आपकी डिपेंड करता है। ओवरलैपिंग का खतरा जो है कितना बढ़ जाएगा अगर लाइफ साइकिल को मैं ऐड कर लूं? मेरे पास पहले से पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है और भी कोई एसेट रिलेटेड फंड है, तो ओवरलैप ज्यादा नहीं हो जाएगा? यस, देखिए अगर आप पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग हो सकता है। इसीलिए आप उसके पोर्टफोलियो को अच्छे से जांच लें। अगर आपके पास एडवाइजर है तो आप उससे पूछ लीजिए कि ओवरलैपिंग कितना परसेंटेज है, क्या है, एंड उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए। लेकिन जो सवाल आती है एज और इक्विटी पोर्शन, वो जो लाइफ साइकिल फंड है वो ऑटोमेटिकली चेंज करता है। तो आप ऑब्वियसली पोर्टफोलियो देख लीजिए, देन उसके बाद यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है, तो मुझे कितने टाइम में रिव्यू करना पड़ेगा? क्योंकि ऐसा तो है नहीं मैंने एक लाइफ साइकिल फंड लिया, लेकर मैं भूल गई 20 साल के लिए। मतलब कब कब जरूरत है इस फंड को भी रिव्यू करने की? देखिए, रिव्यू करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आपको लगे कि आपका फंड क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, जब आपको याद आए आप जाकर के अपने फंड को एक बार ओपन करके देख लीजिए। ना सिर्फ ये देखिए कि रिटर्न्स कितना बना है, आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर फंड में कब आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्या उसकी पोर्शन आज के डेट में, क्या उसका पोर्टफोलियो है, फंड मैनेजर कौन है, फंड हाउस कौन है। तो जनरली एक होता है ना कि आप कंटिन्यूअस अपना पोर्टफोलियो आप रिव्यू करते रहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा आपका, लॉस होगा आपका। तो इसीलिए पोर्टफोलियो का रिव्यू, इसका कोई एक टाइमलाइन नहीं है, बट जनरली हम ऐसा एडवाइस करते हैं किसी भी क्लाइंट को एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार रिव्यू कर लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में, जैसा मैंने आपको बताया, इंडिया में एडवाइजरी जो ड्रिवन है वो बहुत कम है। लोग क्या करते हैं कि नहीं, जैसे आजकल फिनटेक प्लेटफॉर्म है, लोग जाते हैं, राइट, तो वहां पे क्या होता है, मार्केट की अगर ऊपर देखेंगे तो पीपल विल गो फॉर द बाइंग, एंड जैसे वो देखेंगे कुछ वॉर हो गया, कुछ
इकोनॉमी खराब हो गई, उनको लगता है कुछ शॉर्ट टर्म में पैनिक सिचुएशन आ गई, वो सेल कर देंगे। लेकिन अगर कोई आपका एक एडवाइजर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, तो ही विल ट्राई टू होल्ड, क्योंकि उसमें क्या है कि सबसे मेन कंसर्न ये है कि आपको वो समझाएगा कि क्यों रिटर्न बना है, क्यों रिटर्न नहीं बना है, सिचुएशन क्या है, कैसे है। तो ज्यादातर धीरे धीरे अभी पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एडवाइजरी ड्रिवन इन्वेस्टिंग, और धीरे धीरे ये हो जाएगा, बट लाइफ साइकिल फंड ऑब्वियसली। लाइफ साइकिल फंड, ओके ठीक है। एक चीज और, मार्केट में अभी फिलहाल इन्वेस्टर्स के पास जो है कितने ऑप्शन है लाइफ साइकिल फंड्स में, मतलब कितने फंड हाउसेस लेकर आ चुके हैं? देखिए अभी तक जीरोधा सिर्फ लेके आया है एनएफओ। अभी 1 से 2 महीनों में आप देखेंगे सारी ईएमसीज जाएंगे सेबी के पास फॉर द अप्रूवल, एंड इट विल बी ह्यूज बास्केट फॉर द इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो जब कोई भी अलग अलग फंड हाउसेस वाले ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, कोई भी निवेशक जब कोई एक लाइफ साइकिल फंड चूज करे, तो मतलब अपनी प्रोफाइल तो उसे देखनी है, इसके अलावा फंड के अंदर क्या क्या देखना है, मतलब एसेट एलोकेशन उसका स्टडी करने की जरूरत है, फंड मैनेजर देखे, या फिर इसके अलावा फंड हाउस कौन सा है ये देखे, क्या कुछ देखना जरूरी है? देखिए सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो क्या है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो बनाएंगे एक मॉडल पोर्टफोलियो होता है, तो आप मॉडल पोर्टफोलियो देख लीजिए। फंड मैनेजर कौन है, फंड मैनेजर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, फंड हाउस कौन सा है, कितना एवीएम हो चुका है, ये सारी चीजें देखने के बाद देन यू शुड डिसाइड। ठीक है, वैसे आपका जितना लंबा एक्सपीरियंस है, आई गेस 9 to 10 इयर्स आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, 16 इयर्स आपका एक्सपीरियंस है, सॉरी 16 साल में आपने कैसे इन्वेस्टर देखे हैं अपनी लाइफ में, जिसे मतलब बहुत ज्यादा जरूरत है लाइफ साइकिल फंड चूज करने की, मतलब पैनिक ज्यादा कर जाते हैं या फिर ठीक एसेट एलोकेशन नहीं है? जैसे कि मैंने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर देखे जो बिल्कुल स्टडी नहीं करते हैं किसी भी फंड के बारे में, अपने खुद की प्रोफाइल के बारे में, बस किसी और के पोर्टफोलियो में वो फंड देखा और चूज कर लिया। जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड वाज इन्वेस्टिंग इन ईएलएसएस फंड, उसके पास कोई टैक्स की देनदारी बन नहीं रही थी, कुछ भी नहीं था, और वो उसमें लॉक इन लेके बैठ गया था। तो किस तरीके के इन्वेस्टर आपने देखे हैं अपने एक्सपीरियंस में? दिव्या जी अगर आप देखेंगे तो बिग वॉलेट स्टार्ट करने का रीजन यही था, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि जो इन्वेस्टर है वो एकदम गोल बेस्ड उनकी प्लानिंग होनी चाहिए, और उनके सिर्फ रिटर्न के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर जो वेल्थ मैनेजमेंट होता है ना, वो कैसे आप कर पाएंगे एंड ट्रांसपेरेंट वे में। मतलब सबसे बड़ी चीज है इन्वेस्टर को एजुकेट करना कि आप अगर यहाँ पैसा डालेंगे तो रिस्क कितना है, उसके ऊपर रिवॉर्ड आपको कितने मिल सकते हैं, डाउन साइड प्रोटेक्शन क्या है, अप साइड में क्या है। तो क्या होता है ना कि लास्ट 16 ईयर्स में मैंने देखा है इन्वेस्टर ना मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आता और जाता है। जैसे मान लीजिए रीसेंट एग्जांपल लेते हैं, कोई 2-3 महीने पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो सबको निगेटिव दिखेगा। अब कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, विदाउट एडवाइजरी आया है, खुद से इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो सेल करके शायद वो 2-3-4 साल तक वापस नहीं आएंगे मार्केट में। तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि पहली चीज तो आप लॉन्ग टर्म बने रहिए। दूसरी चीज है कि आप मार्केट में देख करके मत आइए कि आज मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, 30%, 20%, 10%, वॉट एवर रिटर्न्स, आप वो देख करके मत आइए। आपका गोल क्या है, गोल स्पेसिफिकली आप आइए और एकदम लॉन्ग टर्म विजन के साथ आइए। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसा रखना चाहते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, तब आप आइए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे, वो हर एक इकोनॉमी में आता है, इंडिया में नहीं हर एक इकोनॉमी में आता है। तो इसीलिए आप ये सारी चीजें देख करके, तो मैं अपने इन्वेस्टर को हमेशा एजुकेट करने की कोशिश करता हूं, दैट इज द ओनली ऑप्शन। क्योंकि अगर आप उनको बताएंगे तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म पैसा रखेंगे, उनका पैसा बनेगा ही बनेगा। उनका पैसा बनेगा ही बनेगा, हालांकि देयर इज नो गारंटी, क्योंकि मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो फिर किसी चीज की गारंटी नहीं होती, बट ऑब्वियसली आपका पेशेंस है, आपका डिसिप्लिन है, तो काफी हद तक आप वेल्थ जो है क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज और सर, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर एंडिंग अप द कॉन्वर्सेशन, लाइफ साइकिल फंड में क्या किसी तरीके का लॉक इन पीरियड भी होता है कि अगर एक बार इन्वेस्टर ने उसमें एंटर कर लिया इन्वेस्टमेंट, फिर लॉक इन हो गया कुछ टाइम का, वही जैसे ईएलएसएस काइंड ऑफ कैटेगरी? देखिए अभी क्या है कि बहुत सारे एएमसीज गई हैं लाइसेंस के लिए, तो पीपल विल कम फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस। बट कोई भी इक्विटी ओरिएंटेड फंड में या हाइब्रिड कैटेगरी या मल्टी एसेट कैटेगरी में हम जाते हैं तो 1 साल तक एग्जिट लोड होता है 1%। आप उसके बाद आप पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन बस वही बात है कि लॉन्ग टर्म अगर सोच के आप करते हैं तो आपको रिटर्न्स बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलिए जाते हुए बस मैं एक बार चाहूंगी आप ऑडियंस को खुद से बता दें कि मतलब अगर वो चूज कर रहे हैं लाइफ साइकिल कैटेगरी, ठीक है, कोई एनएफओ आएगा क्योंकि अभी न्यू फंड ऑफर्स आएंगे उसको लेकर, तो क्या एनएफओ के लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए, किसी फंड की परफॉर्मेंस को लाइफ साइकिल फंड की पहले ट्रैक करें उसके बाद उसमें निवेश करें? देखिए अगर कोई भी फंड हाउस बड़ा फंड हाउस लेकर के आ रहा है, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है,
तो आप सोच सकते हैं, थोड़ा एलोकेशन करके देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल्ली नया साइकिल आया है, नया एक कैटेगरी आया, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, बट थोड़ा पैसा आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, आपने आज विजिट किया स्टूडियो, और मुझे लगता है न्यू कैटेगरी थी, बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं इसके बारे में, अनएजुकेटेड हैं बेसिकली, तो उनके लिए जो है बात करना बहुत जरूरी था लाइफ साइकिल फंड पर। धीरे धीरे अभी और फंड्स आएंगे तो फिर हम हमारे शोज में और चैनल पर और पॉडकास्ट और जो पॉडकास्ट है उनमें इसके बारे में कॉन्वर्जेशन जो है करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू।